हम चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना चैप्टर नंबर 1 है क्लास 11th एनसीईआरटी का व्हाट इज लिविंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Wonderful is the living world. The wide range of living types is amazing. The extraordinary habitat in which we find living organisms, be it cold mountains, deciduous forest, oceans, freshwater lakes, desert और hot springs, leave us speechless. जब भी हम अपने सराउंडिंग्स को देखते हैं, अपने वातावरण को देखते हैं, तो अब उन सब को देख के हम चौंका जाते हैं। वो सब हमें वानरित छोड़ देते हैं। मीन्स हम कुछ बोल नहीं पाते उन सब के बारे में। द ब्यूटी ऑफ अ गुलापिंग हॉर्स और द माइग्रेटिंग बर्ड्स, द वैल्यू ऑफ फ्लावर्स और द अटैकिंग शार्क evokes a and a deep sense of wonder. The ecological conflict and the cooperation among members of a population and among population of a community, or even the molecular traffic inside a cell, make us deeply reflect on what indeed is life. जब हम अपने लाइफ के बारे में सोचते हैं, बाहर जो भी प्राकृतिक परिवर्तन हो रहे हैं, प्राकृतिक घटनाएं घट रही है, हमारी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर जो भी घटनाएं घट रही हैं, जब भी हम उनके बारे में सोचते हैं तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि हमारे जीवन का आखिर उद्देश्य है क्या, हमारा जीवन क्या है, व्हाट इज द लिविंग, क्या है जो एक मनुष्य को लिविंग बनाता है, किसी लिविंग थिंग को लिविंग और नॉन लिविंग थिंग को नॉन लिविंग बनाता है। The question has two implicit questions within it. The first one is technical one and seeks answer to what living thing is supposed to be non-living. And the second is a philosophical one and seek answer to the question what is the purpose of life. तो जब हम लाइफ के बारे में सोचते हैं तो हमारे पास दो ही क्वेश्चन आते हैं कि हमारा पर्पस क्या है जीने का, जो एक फिलोसफिकल क्वेश्चन है जिसका आंसर हम साइंस में नहीं बता सकते कि आखिरकार हमारा जीने का उद्देश्य है क्या, हम क्यों जी रहे हैं। हाँ, लेकिन हम साइंस में ये जरूर पता लगा सकते हैं क्या चीज़ है जिसकी वजह से हम जी रही है, व्हाट इज द थिंग दैट मेक अस लिव। As a scientist, we shall not attempt answering the second one question. We will try to reflect on what is sleep. यही हमारा आज का टॉपिक है, what is sleep। इसमें हमने GRAMCES 7 ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी है, 7 ऐसी विशेषताएं लिखी है जो एक लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग से भिन्न करती है, डिफरेंट करती है। इसको हमने ट्रिक से याद किया, ग्रामसीज, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इमर्जेंस और सेल्फ कॉन्शियसनेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लिविंग? व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, वी कन्वेंशनली लुक फॉर distinctive characteristics exhibited by living organisms. Growth, reproduction, ability to sense environment, mount a stable response came to our mind immediately as a unique feature of living organism. We can add a few more features like metabolism, ability to self-replicate, self-organize, interact and emergence to this list. हम वन बाय वन इन 7 की 7 कैटेगरीज को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ की। ऑल ऑर्गेनिज्म ग्रो, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो ग्रो करता है, वो अपने साइज में बढ़ोतरी करता है, या फिर एक इंडिविजुअल से 2 इंडिविजुअल बनते हैं, वो रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन वो एक अपनी ग्रोथ दिखाता है। तो ग्रोथ होती क्या है? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। हमारे मास में बढ़ना, आज मैं 4 किलो का हूँ, कल मैं 8 किलो का हो जाऊंगा, परसों 12 किलो का हो जाऊंगा। ये क्या, मेरे अंदर मास में इंक्रीमेंट आ रहा है, तो मैं बोलता हूँ मेरे अंदर ग्रोथ हो रही है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ, आज मैं 1 हूँ, कल मैं अपने बच्चे पैदा करूँ, 4 बना दूँ, 8 बना दूँ, तो क्या वो भी हमारी जो पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है। तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर द two attributes are the twin characters of a growth. A multicellular organism grows by cell division. जो multicellular organism, इसके अंदर cell division होती है और वो ग्रो करता है। In plants, this growth by cell division occurs continuously throughout the lifespan. हम जानते हैं जो प्लांट है उनकी जो हाइट है वो थ्रू आउट द लाइफ स्पैन बढ़ती ही जाती है। वो उनकी जो अंदर जो मैस्मेटिक टिश्यू है उनके अंदर फर्दर सेल डिवीजन होती रहती है, लेकिन हमारे अंदर ऐसा नहीं है। हमारे जो हाइट है वो डेफिनेट हाइट तक ही हमारी लेंथ पहुँचती है, फिर हमारी हाइट बढ़नी रुक जाती है। सेल डिवीजन जरूर होता है लेकिन हमारी हाइट नहीं बढ़ती। In animals, this growth is seen only up to a certain age. However, cell division occurs in certain tissues to replace the host cell. लेकिन सेल डिवीजन होता रहता है, जो नई सेल बढ़ती है उसको रिप्लेस करने के लिए।
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सेल डिवीजन से ग्रो करती कैसे? वन कैन इजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अगर हम बात करें हायर एनिमल्स और प्लांट्स की, उसके अंदर ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फीचर। एक्सक्लूसिव मीन्स अलग अलग। मैं अपनी बात करूँ तो जो मेरे अंदर ग्रोथ है वो एक सर्टेन एज तक होगी, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि मैं अपना साइज में बढ़ता रहा हूँ। कुछ दिन बाद यश जो है वो 2 टुकड़ों में कट गया, एक टुकड़ा अलग यश बना देगा, दूसरा टुकड़ा अलग यश बना देगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे अंदर जो ग्रोथ है रिप्रोडक्शन वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक अलग अलग इवेंट है। लेकिन अगर हम बात करें ऑन दी अदर हैंड, one must remember that increase in body mass is considered as growth. No living object also grow if we take increase in body mass as a criteria of growth. हमने पढ़ा ग्रोथ का क्राइटेरिया भी है इंक्रीज इन मास। तो नॉन लिविंग थिंग्स का मास बढ़ता कैसे? जैसे कोई चट्टान है, कोई रेत का टीला है, तो क्या वो भी लिविंग हो गया? However, this kind of growth exhibited by non-living things, non-living object is by accumulation of material on the surface. In living organism, growth is from inside. Growth therefore cannot be taken as defining feature of a living organism. Condition under which it can be observed in non-living organism have to be explained. And when we understand that it is the characteristics of living organism, living systems, a dead organism does not grow. इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें बोला गया है कि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी मास तो बढ़ता है, मतलब उसके अंदर भी ग्रोथ हो रही है। अगर ग्रोथ हो रही है तो वो भी लिविंग होना चाहिए। इसलिए जो ग्रोथ है वो लिविंग करेक्टर नहीं है, तो ग्रोथ कट गया। ग्रोथ इज नॉट द लिविंग करेक्टर। तो ग्रोथ अब हमारा एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी possessing features more or less similar to those of parents. Invariably and implicitly we refer to sexual reproduction. हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कि दो मेल एंड फीमेल जो पार्टनर इन्वॉल्व होते हैं आगे बच्चे को पैदा करते हैं, तो उसमें क्या है, उसमें भिन्नता आती है, नई नई प्रोजेनी बनती है, तो ये रिप्रोडक्शन लिविंग करते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो एसेक्सुअल मीन से रिप्रोड्यूस करते हैं। से फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली थ्रू द मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। दे प्रोड्यूस जो प्लानोस्पोर होते हैं। इन लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे ईस्ट है, हाइड्रा है, वी सी बडिंग। इन प्लानेरिया इट इज फ्लैटवर्म, प्लेटीहेलमिंथस का मेंबर है। वी ऑब्जर्व इट इज ड्यू रिजनरेशन, मीन्स एक फ्रैगमेंट टूटा, वो अलग अलग पार्ट में वो नया जो एक फ्रैगमेंट बना उसने एक नए प्लानेरिया को जन्म दे दिया। The fungi, the filamentous algae, Protonema mosses easily multiply by fragmentation. When it comes to unicellular organisms like bacteria, unicellular algae और amoeba, reproduction is synonym with growth. Reproduction और growth synonym है। क्यों है? क्योंकि उनके अंदर उनके अंदर ग्रोथ होती है। एक ऐसा टाइम आता है जब उनकी ग्रोथ मैक्सिमम होगी, उनका जो सेल का साइज है मैक्सिमम बढ़ गया, उसके बाद वो सेल 2 टुकड़ों में टूट जाता है और 2 नई प्रोजेनी बन जाती है, मीन्स उनके अंदर रिप्रोडक्शन हो जाता है। जो ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन वो दोनों साथ ही साथ चलते रहते हैं। अब आगे देखिए, फर्दर देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म which do not reproduce, जैसे म्यूल, स्टेराइल वर्कर बीन्स, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। कुछ ऐसे हैं जो कभी रिप्रोड्यूस नहीं करते, जैसे म्यूल है, स्टेराइल वर्कर बीज जो हम पढ़ते हैं, और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स है। Hence, reproduction also cannot all inclusive defining characters of living organism. All inclusive characters का मीनिंग क्या है? जो हर एक लिविंग के अंदर पाई जाती है। तो रिप्रोडक्शन भी कुछ में प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए रिप्रोडक्शन को भी हम डिफाइनिंग करेक्टर नहीं ले सकते। करेक्टर है लेकिन डिफाइनिंग करेक्टर नहीं है। करेक्टर होता है जो लिविंग के अंदर प्रेजेंट है, डिफाइनिंग करेक्टर वो होता है जो हर लिविंग के अंदर प्रेजेंट और नॉन लिविंग के अंदर एब्सेंट है। जो करेक्टर है वो नॉन लिविंग के अंदर हो सकता है, कुछ लिविंग में एब्सेंट हो सकता है, लेकिन जो डिफाइनिंग करेक्टर है वो किसी भी लिविंग में एब्सेंट नहीं हो सकता और किसी भी नॉन लिविंग में प्रेजेंट नहीं हो सकता। ठीक है। अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। अब हम पढ़ते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म अक्सर है क्या? हमारी बॉडी के अंदर थाउजेंड ऑफ केमिकल्स हैं, जो कि कुछ केमिकल्स बड़े हैं, कुछ केमिकल छोटे हैं, जो अलग अलग क्लासेस से, साइज से, फंक्शन से वेरी करते हैं। वो हमारे बॉडी के अंदर कुछ टूट रहे होते हैं और टाइम कुछ बन रहे होते हैं।
जिनको बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। दिस कन्वर्जन आर केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन। जो भी कन्वर्जन होते हैं एक बायोमोलिक्यूल को दूसरे बायोमोलिक्यूल में, इसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। देयर आर थाउजेंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन अकरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि हमारी बॉडी चाहे यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो नहीं, लेकिन हर सेल के अंदर देयर आर थाउजेंड ऑफ सेवरल रिएक्शन, देयर आर थाउजेंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस टू कीप अस लिविंग। All living, all plants, animals, fungi, microbes exhibit metabolism. The sum total of all the chemical reaction occurring in our body is metabolism. No non-living organism exhibit metabolism. Metabolic reaction can be demonstrated outside the cell in a cell-free system. And isolated metabolic reactions outside the body of an organism performed in a test tube is neither living nor non-living. कि मेटाबॉलिज्म हम सबके अंदर होता है, कोई इसका एक्सेप्शन नहीं है, किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होता। लेकिन हम कुछ ऐसे सेल्फ फ्री सराउंडिंग बना के मेटाबॉलिज्म को हम टेस्ट ट्यूब के अंदर करवा सकते हैं, लेकिन ना तो वो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है। ये रिएक्शन तो लिविंग है लेकिन वो नॉन लिविंग थिंग में हो रही है। सो मेटाबॉलिज्म कैन बी डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। Isolated metabolic reaction in vitro are not living thing but surely are living reaction। कि नॉन लिविंग थिंग है लेकिन वो लिविंग रिएक्शन है। Hence cellular organization of the body is the defining feature of life form। इसलिए हम कह सकते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी एक डिफाइनिंग फीचर है। क्यों कि हर बॉडी सेल से बनी हुई है। सेल से छोटी जो हम वायरस बोलते हैं वो सेल से छोटा है लेकिन वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं करता। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसको इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखाना हो तो वो इट मस्ट बी ऑफ अ सिंगल सेल। Perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organisms is the ability to sense their surrounding environment and respond to this environmental stimuli, which could be physical, chemical or biological। मीन्स सबसे बड़ा काम क्या है कि हमारे आसपास कुछ ऐसी घटनाएं घट रही होती हैं जिसके लिए हमें रिस्पॉन्स जारी करना पड़ता है। तो कैसे कैसे स्टिमुलस हो सकते हैं? दिस स्टिमुलस कैन बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। We sense our environment through our sense organs. Plant respond to external factors like light, water, temperature, and the other organism and pollutant। हम अपने बाहर कुछ एक्सटर्नल फीचर को हम जो प्लांट को रिस्पॉन्ड करता है, जैसे लाइट है, वाटर है, टेम्परेचर है, कुछ अदर ऑर्गेनिज्म है, फिर पोल्यूटेंट मीन्स पोल्यूशन। All organisms from the prokaryotes to most complex eukaryotes can sense and respond to external environmental issues। चाहे वो प्रोकारियोट हो, यूनिसेलुलर हो या फिर यूकारियोट हो, मल्टीसेलुलर हो, कैसा भी ऑर्गेनिज्म हो, वो अपने आसपास हुए वातावरण को सेंस करके उसमें कुछ रिस्पॉन्ड कर सकता है, अपना स्टिमुलस दे सकता है। All the organisms handle chemicals entering their bodies। All organisms therefore are aware of their surrounding। हम हमारे अंदर कौन सा केमिकल बढ़ रहा है, कौन सा बाहर निकल रहा है, अवेयर है कि हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है। लेकिन ह्यूमन बीइंग इज ओनली द ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। कब हमें नहाना है, कब हमें खाना खाना है, दिस ऑल आर सेल्फ कॉन्शियसनेस, हमारी खुद की आत्म जागरूकता कि हम जागरूक हमें अपने लाइफ में करना क्या है। जानवर तो डॉक्टर नहीं बनते, जानवर तो नेट की तैयारी नहीं करते, जानवर तो पढ़ाई नहीं करते। क्यों? दे आर नॉट सेल्फ कॉन्शियसनेस। ह्यूमन बीइंग आर ओनली सेल्फ कॉन्शियसनेस। सो consciousness is the defining property, not the self-consciousness. When it comes to human being, it is all the more difficult to define a living state. We observe patients living in coma in hospitals virtually supported by machines which replace heart and lungs. The patient is otherwise brain dead. Patient has no self-consciousness. Are such patients who never come to normal life, living or non-living। अब अगर हम बात करें कोमा पेशेंट्स की, तो कोमा पेशेंट क्या है? वो लिविंग हम उसको अच्छी तरह नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि वो मशीन के ऊपर डिपेंड है, लेकिन वो अभी मरा भी नहीं है, तो हम उसको बोल देते हैं ब्रेन डेड है। तो कोमा पेशेंट इज नोन एज ब्रेन डेड। In higher classes, you will come to know that all living phenomena are due to underlying interaction। Properties of tissues are not present in the constituent cells but arise as a result of interaction among the constituent cells। मीन्स कोई भी टिश्यू है, जो टिश्यू की प्रॉपर्टी वो एक टिश्यू की नहीं है, जो उसके अंदर फर्दर सेल्स हैं वो आपस में मिलके कुछ काम करती हैं, आपस में मिलके इंटरेक्शन करती हैं, जिसकी वजह से वो फंक्शन दिखाई देता है
और वो फंक्शन हमें लगता है दिस इज द फंक्शन ऑफ टिश्यू। अगर मैं सिंपली बात करूँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, हम बात करते हैं PW है फिजिक्स वाला, ठीक है। अगर हम बात करें फिजिक्स वाला के जो ओनर है अलख पांडे सर, अलख पांडे, तो मान लीजिए अलख पांडे हमारा टिश्यू, ठीक है, या जो PW है वो हमारा टिश्यू है, ठीक है। लेकिन जो टिश्यू की प्रॉपर्टी क्या है, PW प्रॉपर्टी क्या है पढ़ाता है एजुकेशन, ठीक है। लेकिन खाली जो PW कंपनी है वो तो हमें नहीं पढ़ाती। PW के अंदर बहुत सारे टीचर्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है, डाउट सोल्वर है, हमारे स्टूडियो मैनेजर हैं, हमारे DPP मैनेजर हैं, हमारे टेस्ट मेकर हैं, टेस्ट का रिजल्ट मेकर हैं, और हमारे और कुछ भी मेंबर्स हैं, हमारे गार्ड्स हैं, हमारे सर्वेंट्स मतलब जो भी है, उन सब की वजह से जो भी है उनको सब इंटरेक्शन करती हैं तो हमारी पढ़ाई अच्छी तरह हो पड़ती है। ऐसे ही जो टिश्यू है, टिश्यू का जो विशेषता उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है, वो अराइज करती है विद द इंटरेक्शन अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। Similarly, properties of cellular organelles are not present in the molecular constituent of the organelle but arise as a result between them. The phenomena is true in the hierarchy of organizational complexity at the levels. इसको हम इमरजेंस बोलते हैं, मतलब उभर के आना किसी भी प्रॉपर्टी का। Therefore, we can say that living organism are self-replicating है, evolving है, self-regulating है, interactive system है, capable responding to external stimuli. बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ ऑन दी अर्थ। हम जानते हैं कि बायोलॉजी जो है वो स्टडी है लाइफ की ऑन दी अर्थ। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दी अर्थ। इवोल्यूशन मीन्स ग्रेजुअल एंड स्लो चेंजेस, जो हम पढ़ते हैं हमारे इवोल्यूशन चैप्टर में कि कैसे अर्थ आई 20 कैसे यूनिवर्स बना 20 बिलियन ईयर्स अगो, कैसे सब कुछ हुआ, तो उसके बारे में कि जो बायोलॉजी है वो स्टडी है अर्थ, हम इसमें इवोल्यूशन पढ़ते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म लिंक्ड है ड्यू टू देयर प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय द शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट वेरिंग डिग्रीज। अगर हम बात करें तो हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, आवर जेनेटिक मटेरियल इज DNA, ठीक है। हमारा जेनेटिक मटेरियल DNA है, मोस्टली हर लिविंग थिंग के अंदर जेनेटिक मटेरियल DNA है। तो हम अपना पास्ट, अपना फ्यूचर, अपना प्रेजेंट एक दूसरे से शेयर करते हैं ड्यू टू हैविंग कॉमन जेनेटिक मटेरियल दैट इज DNA, बट वो वेरी करता है अप टू वेरिंग डिग्रीज, बहुत ज़्यादा डिग्री तक वो वेरी करता है। नाउ नेक्स्ट वन इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। हमने पढ़ लिया व्हाट इज लिविंग, उसमें हमने कुछ डिफाइनिंग करैक्टर्स पढ़ लिए, कुछ करैक्टर्स पढ़े, उनके हमने एक्सेप्शन पढ़े। अब हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में क्या क्या भिन्नताएं हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। If you look around, you will see a large variety of living organism. अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। Be it a potted plant, insect, bird, your pet or other or animals and plants. There are also several organisms that you cannot see with your naked eyes, but they are all around you. If you want to increase the area that you make an observation, the range and the variety of organism that you see would increase. अगर आप अपने देखने का, अपने सोचने का दायरा इंक्रीज कर देंगे, ऑब्वियसली आप ऑर्गेनिज्म की जो मात्राएं है, ऑर्गेनिज्म की जो नंबर है, डाइवर्सिटी है, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ऑब्वियसली इफ यू वांट टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट, you would probably see a much greater numbers and kind of living organism in it. Is different kind of plant, animal of organism that you see represent a species. हर organism को आप जो देखते हैं वो एक species को दर्शाता है। There are about 1.7 to 1.8 million species described till now. तो अब तक जितने भी species एक्सप्लेन की गई हैं तो its number is 1.7 to 1.8 million. दिस रेफर टू बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी दो वर्ड से बना है, बायो प्लस डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल के अंदर, लिविंग थिंग्स के अंदर डाइवर्सिटी आना, भिन्नता आना, और द नंबर ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। You would remember here that we explore new areas and even old ones. New organisms are continuously being identified. हम नए एरिया को भी एक्सप्लोर करते रहते हैं, उसके बारे में झांकते रहते हैं, पुराने को भी। तो हम नए नए ऑर्गेनिज्म को कंटिन्यूसली आइडेंटिफाई करते ही जा रहे हैं। As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world.
We know the plants and animals in our own area by our local names. These local names would vary from place to place. Even within a country, probably you would recognize the confusion that what will be the created if it does not find ways and means to talk to each other. To refer to organism we are talking about. अगर हम बात करें तो हम अपने आस पास अलग अलग एनिमल्स को देखते हैं, अलग अलग प्लांट्स को देखते हैं और हम उन सबको एक लोकल नेम से जानते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि लोकल नेम्स जो है वो जगह पर जगह हर जगह बदलते रहते हैं। हर प्लेस पे अगर हम बात करें कंट्री की, कंट्री में ही हर जगह पे उसका अलग अलग नाम हो सकता है, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगी। तो उसको दूर करने के लिए हमने क्या किया, here there is need to standardize the naming of living organism such that a particular organism is known by a particular name all of the world. This process is known as nomenclature. तो एक ऐसी बात हमें करनी चाहिए कि हर एक हमें नामकरण कर दिया कि उसका यही नाम है, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में उसको उसी नाम से जाना जाएगा। उसको हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। Obviously, nomenclature naming is only possible when the organism is described correctly and know to what organism the name is attached to. हाँ, nomenclature संभव है। तो nomenclature सिर्फ तब संभव है अगर हम उसको अच्छी तरह आइडेंटिफाई कर पाए कि वो ऑर्गेनिज्म है क्या, किस स्पीशीज का है, किस जीनस का है, किस क्लास का है, किस किंगडम का है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। In order to facilitate this study, number of scientists have established procedure to assign a scientific name to each known organism. This is acceptable to biologists all over the world. हमने कुछ एसोसिएशंस बनाई, कुछ हमने प्रोसीजर किए कि हम एक ऑर्गेनिज्म को एक बायोनोमियल, एक बायोलॉजिकल नेम देंगे जिससे कि वो पूरे वर्ल्ड में जाना जाएगा। For plants, scientific name based on agreed principal criteria which are provided an international code for botanical nomenclature. तो प्लांट के लिए एसोसिएशन बनी, it was ICBN, International Code for Botanical Nomenclature. You may ask how are animals named? हमने एनिमल को कैसे नेम दिया? Animal taxonomy have evolved the International Code of Zoological Nomenclature. प्लांट के लिए एनिमल का, एनिमल के साथ ऑफ लगेगा, प्लांट के साथ, बोटानिकल के साथ फोर लगेगा। The scientific name ensure that each organism has only one name. साइंटिफिक नेम ऐसा इंश्योर करता है, ऐसा ध्यान रखता है कि एक ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम मिले। The scientific names ensure that each organism has only one name. Description of any organism should enable the people in any part of the world to arrive at the same name. सिर्फ डिस्क्रिप्शन बता दो और कंप्यूटर हमें बता देगा। They are also ensure that such a name has not given to other unknown organism. और वो ऐसा भी इंश्योर करते हैं जो एक नाम किसी को मिलकर नाम किसी को दोबारा ना मिले। Biologists follow universally accepted principle to provide the scientific name to known organism. Each name has two component. हर एक नेम के पास दो कंपोनेंट है, जेनरिक नेम और एक स्पेसिफिक एपिथेट। जेनरिक नेम जीनस का नाम, स्पेसिफिक एपिथेट में स्पीशीज का नाम। This system of providing the name with two component is known as binomial nomenclature. This naming system given by Carolus Linnaeus is being practiced by biologists all over the world. ये जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर है, इट वाज गिवन बाय आवर साइंटिस्ट, हमारे माननीय साइंटिस्ट जो थे हमारे, कौन से थे, कैरोलस लिनियस, जो कि पूरे ब्रह्मांड में माना जाता है। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ टू वर्ड फॉर्मेट वाज कन्वीनियंट। इसको कन्वीनियंट माना गया कि हाँ यही ठीक मेथड है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं मैंगो का, मैंगो को हम माम बोलते हैं, कई पास मस्तानी बोला जाता है, कई जगह कुछ बोला जाता है, तो लेकिन उसका साइंटिफिक नाम रख दिया गया, बेंजीफेरा इंडिका, जिसमें जो बेंजीफेरा है वो इसका जीनस है, इंडिका जो इसके स्पीसीज है। तो अब बात करते हैं कैसे कैसे नाम रखे जाते हैं। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर बाय हमारे कैरोलस लिनियस। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। जो बायोलॉजिकल नेम है वो जनरली लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं या फिर उसको इटैलिक में लिखा जाता है। अगर हम सिंपल इंग्लिश में लिखें उनको लेटिनाइज्ड ड्राइव फ्रॉम लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। क्यों? क्योंकि लैटिन जो डेट लैंग्वेज उसमें जल्दी बदलाव नहीं आते, तो उनको हम लैटिन लैंग्वेज में लिखते हैं। द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। पहला जो वर्ड है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है,
जबकि जो दूसरा कंपोनेंट है वो स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि स्पीशीज को डिनोट करता है। बोथ द वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। अगर हम उसको इंग्लिश में लिखते हैं सिंपली तो सॉरी अगर हम सिंपली अपने हैंड से लिखते हैं बायोलॉजिकल नेम को तो हमें उसको सेपरेटली अंडरलाइन करना होता है, फिर इटैलिक्स में लिखना होता है। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, पहला नाम कैपिटल लेटर से और जो स्पीशीज है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, मीन्स स्पेसिफिक एपिथेट के पीछे हम नेम ऑफ ऑथर भी लिख सकते हैं जिसने उसको आगे जाके आइडेंटिफाई किया है, दैट इज नेम ऑफ ऑथर। जिसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज grouped into the convenient categories based on some easily observable characters. For example, we easily recognize groups such as plant or animals or dog or cat or insect. The moment we use any of these terms, we associate certain characters with the organism in that group. जैसे अगर मैं बोलूँ डॉग तो आप अपने मन में कुत्ते की ही इमेज लेके आओगे, किसी बिल्ली के लेके नहीं आओगे। Obviously, each one of us will see dog, not cat. Now, if we think of Alsatians, Alsatians क्या है? डॉग की प्रजाति है। We know that we are talking about, हम जानते हैं हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। Similarly, suppose we are to say mammals, अगर हम बात करें mammals की तो हमें mammals के जो करेक्टर्स याद आएंगे कि एक्सटर्नल ईयर्स है, बॉडी पे हेयर्स है, मेमोरी ग्लैंड है। लाइकवाइज इन प्लांट्स से वी टॉक अबाउट वीट तो हम हमारे अंदर हमारे जो दिमाग उसमें वीट का प्लांट आएगा, राइस और किसी का नहीं आएगा। एंड ऑल दिस डॉग कैट मैमल्स वीट राइस प्लांट एनिमल्स आर कन्वीनियंट कैटेगरीज वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म। द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरीज इज टैक्सा, तो हर एक कैटेगरी का जो साइंटिफिक नेम है इट इज टैक्सा। Here you must recognize that taxa can indicate categories at different levels. जो taxa है जो अलग अलग categories है वो different levels पर हो सकती है। जैसे wheat is also a taxa, wheat भी taxa है, plant भी taxa है, animals, mammals, dogs भी taxa है। But you know, dog एक mammal है और mammal animals है। Dog mammal है, mammal animals है, तो जो dog है, animal है, mammal है, वो टैक्सा को रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन अलग अलग लेवल पे। कि एक लेवल तो डॉग आ गया, स्पीसीज आ गई, दूसरा लेवल उसका मैमल्स आ गया, तीसरा लेवल उसका एनिमल्स आ गया। तीनों के तीनों टैक्सा है, तीनों कैटेगरीज है लेकिन अलग अलग लेवल पे है, तो दे रिप्रेजेंट द डिफरेंट टैक्सा एट द डिफरेंट लेवल्स। Hence, based on characterization, all living organisms can be classified into different taxa. The process is known as taxonomy. तो मान लीजिए हमने सबसे पहले करेक्टर लिख लिए कि इसका ये करेक्टर है, फिर हमने आइडेंटिफाई किया कि ये करेक्टर किस ग्रुप से मैच कर रही है, फिर हमने उसको उसमें डाल दिया जिसको हमने क्लासिफिकेशन बोला, फिर हमने उसको नामकरण कर दिया। दोबारा देखिए, कुछ हमें नया प्लांट मिला, हमने उसका करेक्टर डब तक लिख लिया, किसका करेक्टर है, इसके अंदर ये करेक्टर है, फिर हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि वो किस प्लांट एनिमल के ग्रुप से बिलोंग करता है, फिर हमने उसको क्लासीफाई कर दिया और फिर उसके हमने नामकरण कर दिया अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और इस प्रोसेस को जो हमने अलग अलग टैक्सास को दिए, इस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के साथ साथ स्ट्रक्चर ऑफ सेल के साथ साथ and ecological information of organism are essential and form the basis of modern taxonomic studies. Taxonomy is not something new. Taxonomy कोई नई चीज नहीं है. Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kind of organism, particularly with reference to their own use. In early days, human beings need to find sources for their basic need of food, clothing and shelter. तो सबसे पहले हमने अपने यूज़ के बेसिस पे एनिमल्स को क्लासीफाई कर दिया था। जब चैप्टर 2 में डिटेल में पढ़ेंगे, ह्यूमन बीइंग वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटी, बट ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन देम। कि हम सिर्फ उसके डाइवर्सिटी के बारे में नहीं पढ़ना चाहते, हम ये भी पढ़ना चाहते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रिश्ता क्या है, जिस ब्रांच ऑफ स्टडी को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। तो जो वर्ड सिस्टमैटिक्स है इट इज ऑल्सो ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टेमा, जिसका मीनिंग इसमें मिलता हुआ विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जो सिस्टमैटिक्स वर्ड है सिस्टमा से
ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एनीथिंग। क्या आगे? Linnaeus used Systema Naturae as subtitle of its publication। जो हमारे साइंटिस्ट है कैरोलस लिनियस, इसने सिस्टमा नेचुरी वर्ड यूज किया था एज इट्स टाइटल ऑफ पब्लिकेशन। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वाज लेटर enlarged to include identify, nomenclature and classification। Systematics take into account evolutionary relationship between organism। अब बात करते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की की। हमने एक हायरार्की के बेसिस पे एनिमल्स को क्लासिफाई कर दिया है, तो हम इसको कैसे याद रखोगे? हम याद रखेंगे की पोर्ट्स क्लीन और फैमिली गेट सी। कीप से किंगडम, पोर्ट से की पोर्ट, पोर्ट से फाइलम, सी से क्लीन, प्लेस सी से क्लास, की पोर्ट्स क्लीन और से ऑर्डर, फैमिली जी से जीनस, एस से स्पीसीज। तो वन बाय वन हम इनके बारे में पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। Classification is not a single step process but involves hierarchy of steps in which each step represents a rank or category. Since the category is part of overall taxonomic arrangement, it is called as taxonomic category. And all categories together constitute the taxonomic hierarchy. Each category referred to as unit of classification in fact represent a rank and is commonly known as taxon। हर एक कैटेगरी एक रैंक को डिनोट करती है कि क्लास एक रैंक हो गई, हमारा जीनस एक रैंक हो गया, और जिसको हम बोलते हैं टैक्सा। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल, जैसे कि इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर टू 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स। से इंसेक्ट है, इन सभी इंसेक्ट का एक कॉमन फंक्शन है। क्या कॉमन फंक्शन है? कि सबकी जॉइंटेड लेग्स होती हैं। इट मीन्स इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल concrete object which can be classified and thus are given a rank or category. Can you name other such group of organism? Remember, group represent category and category further denote rank। कोई भी ग्रुप है वो कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है और फिर उस कैटेगरी के अंदर टैक्सोन या फिर रैंक होते हैं। Each rank or taxon in fact represent a unit of classification। These taxonomic groups categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates। Taxonomical studies of all non-organisms have led to development of common categories as kingdom, phylum or division for plants, class, order, family, genus or species। All organisms, including those in the plant and animal kingdom, have species at the lowest category। Now the question you may ask is how to place an organism in various categories। The basic requirement is the knowledge of characters of an individual or group of organisms। These help in identification similarities and dissimilarities among the individual of same kind of organism as well as of kind of organism। अब हम डिटेल में वन बाय वन सबको रिवाइज कर लेते हैं, देन वी विल क्लोज दिस लेक्चर।